हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का दूसरा चैप्टर दो लघु कथाएं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर का नेम उसको समझते हैं। लघु कथाएं, इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज। इसमें आपको दो शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं। इसके राइटर हैं हरि जोशी। राइटर जो है हरि जोशी, उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। 1943 ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है और प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। इसको आप बाद में रीड कर सकते हैं। गद्य संबंधी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है उसको समराइज वे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं, यानी दो शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंत बुरे काम नहीं करने चाहिए। प्रथम का मतलब फर्स्ट, यानी जो पहली वाली स्टोरी आपको दी गई है उसमें जोशी जी ने बताया है कि बुरे काम का आपको बुरा ही फल मिलेगा, इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। वो स्टोरीज भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कठोरता का मतलब होता है ढीठ हो जाना, किसी भी चीज को हार्ड तरीके से सॉल्व करना। तो कठोरता का मतलब स्ट्रिक्टनेस होता है। जोशी जी का कहना यह है कि जो कठोरता होती है उसको हमेशा विनम्रता से हैंडल करना चाहिए, उसी को आपको महत्वपूर्ण देना चाहिए, यानी उसी को आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, विनम्रता को यानी नरमी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंत हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो सेकंड वाली स्टोरी में आपको घमंड नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी का नाम है नींव। नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, बेस, जो ग्राउंड से स्टार्ट होता है। आपने कई बार सुना होगा इस घर की नींव हमारे दादाजी ने रखी थी। तो नींव का मतलब होता है बेस, फाउंडेशन। यहां से स्टार्ट होती है आपकी स्टोरी। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह एक टगारी सीमेंट और 5 टगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। बहुमंजिला इमारत उसे कहते हैं जिसमें मल्टीपल स्टोर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसके नीचे आपको बहुत सारे स्टोर्स दिखते हैं, तो उसको हम बहुमंजिला इमारत कह सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं। तो वैसी एक तरीके की इमारत बन रही थी, उसकी नींव रखी जा रही थी। तो जब दीवार की नींव रखी जा रही थी तो ठेकेदार नया था। जो ठेकेदार होता है जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो कॉन्ट्रैक्टर नया था। भयभीत सा वो एक टगारी सीमेंट। टगारी किसे कहते हैं? देखो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको मीनिंग्स दिए गए हैं। टगारी का मतलब होता है बड़ा तसला या फिर घमेला। जो घर बनाने का काम करते हैं उनके पास एक राउंड सा लोखंड का एक घमेला होता है, आपने देखा ही होगा आई एम श्योर। तो उसने एक टगारी सीमेंट यानी एक घमेला सीमेंट और 5 टगारी रेत। ये भी आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जब भी काम किया जाता है घरों का तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम होती है और रेत की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सीमेंट स्ट्रांग होता है, उसको सिर्फ उसको जोड़ना होता है। तो इसीलिए रेत की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है और सीमेंट की क्वांटिटी कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक घमेला सीमेंट लिया गया है और 5 घमेला रेत ली गई है। तो उस मसाले को मिलाकर ईंट जुड़ाने का काम शुरू हो चुका था। जब काम शुरू हो गया तो अगले दिन अधिकारी आया। अब यहाँ पर अधिकारी जो है वो उसका बॉस था ठेकेदार का। तो जब नेक्स्ट डे वो आया तो वो काम से बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं था। उसने कहा ठेकेदार से कि महोदय, अगर आपको ऐसा ही काम करना है तो आप कहीं और जा सकते हैं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक टगारी सीमेंट और 3 टगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। मतलब पिछले दिन जब उसने स्टार्ट किया था काम नए ठेकेदार ने, तो उसने एक टगारी सीमेंट लिया था और 5 टगारी रेत लिया था। तो उसको ऐसा लगा कि शायद मैंने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया है, रेत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए शायद भड़क गए होंगे अधिकारी। तो वो नेक्स्ट डे क्या करता है कि एक टगारी सीमेंट रखता है और 3 टगारी रेत ले लेता है। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो अधिकारी जो है वो ढौस जमाना चाह रहे थे, वो अपना पावर दिखाना चाह रहे थे। ठेकेदार को यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको डराने लगे और उसको कहने लगे कि अगर तुम्हारे काम में सुधार नहीं आया, और ये गर्म होकर कहा यानी गुस्से में कहा, कल तक अगर इस काम में परिवर्तन नहीं हुआ यानी सुधार नहीं आया, जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर नहीं बना, तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो अब आगे देखो क्या होता है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए।
जो अधिकारी आ रहे हैं वो भड़क क्यों रहे हैं, वो गर्म क्यों हो रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो इस पर उसने क्या किया कि जो एक्सपीरियंस वाले, अनुभवी का मतलब जो एक्सपीरियंस जिनको ज्यादा होता है, तो वैसे ही वो जो ठेकेदार था नया वाला, वो फ्रेशर था। उसने क्या किया, जो अनुभवी जिसको एक्सपीरियंस है, उन ठेकेदारों से बात की इस समस्या पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो जो एक्सपीरियंस ठेकेदार थे, उन्होंने समझाया नए ठेकेदार को कि ये जो महोदय आ रहे हैं, ये अधिकारी रिश्वतखोर हैं, यानी ये आपसे रिश्वत लेना चाहते हैं, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं, काम में कुछ भी कमी बताएंगे ताकि आप इनको खुश करो, आप इनको रिश्वत दो, तो ये आपके काम को नजरअंदाज करेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन इनको रिश्वत देना पड़ेगा। अब जो नया ठेकेदार आया था वो ईमानदार था, उसको रिश्वत लेना देना भी पसंद नहीं था और वो इसको अपराध समझता था, यानी इसको गुनाह समझता था। तब उसने सोच लिया कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो करप्ट ऑफिसर हैं, इनको वो अच्छा सबक सिखाएगा। आगे देखो क्या होता है। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो जैसे ही नेक्स्ट डे वो लोग आए, मतलब अधिकारी जो करप्ट लोग थे वो लोग आए, तो उसने क्या किया कि आते ही उसने पैसे का लिफाफा यानी एनवेलप दे दिया जिसमें पैसे थे। अब वो लेते ही वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने काम वगैरह भी नहीं देखा, खुश होकर वो जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे तो वो जो अधिकारी थे करप्ट, उनके भी बॉस आ गए। उच्च अधिकारी का मतलब वो उनके भी अधिकारी जो थे, उनके ऊपर वाले बॉसेस लोग आ गए और उन्होंने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। वास्तव में रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। एक्चुअली क्या हो गया था कि रात में ही जो ईमानदार ठेकेदार था उसने उनकी कंप्लेंट कर दी थी और जो उसके अपर लेवल के बॉस थे वो भी ईमानदार थे। तो ये भी ईमानदार और वो भी ईमानदार। तो उन्होंने जब ये सुना कि जो ठेकेदार है उसको परेशान किया जा रहा है ये अधिकारी द्वारा, तो वो समझ गए और उनको ये पता था कि करप्शन तो हर लेवल पर होता ही है। और उनको ये जैसे ही पता चला, उन्होंने उसको सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। दोनों ने अपनी प्लानिंग करके इस तरीके से जो करप्ट अधिकारी थे उनको सबक सिखाया और उन्होंने कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। जो ठेकेदार था और उच्च अधिकारी दोनों जो ईमानदार थे, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, यानी सभी लोगों के सामने उनको सम्मानित किया गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। ये फर्स्ट स्टोरी हो गई आपकी। अब यहाँ पर सेकंड स्टोरी दी गई है, जीभ का वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस, यानी उसका दबाव। जीभ का किस तरीके से दबाव है, किस तरीके से डोमिनेंस है, ये आपको इस स्टोरी में बताया जाएगा। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दे। जीभ ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। तो अब ये डिस्कशन जो है जीभ और दांत के बीच में हो रहा है। पंक्तिबंध और एकजुट। पंक्तिबंध का मतलब एक साथ मिले हुए, एकजुट का मतलब भी यूनाइट होकर। मतलब दांत जो है उन्होंने अपनी यूनिटी बताते हुए कहा कि हम तो 32 हैं, और ये उन्होंने डेयरिंग से कहा, डेयरिंग करते हुए कहा कि हम तो 32 हैं और तू ठहरी अकेली। आपको पता है जो तीत होते हैं नॉर्मली वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। किसी का एक आध ज्यादा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी 32 ही होते हैं। और जीभ वो तो सिंगल एक ही टंग होती है। तो ये अपना बड़ाई करते हुए डेयरिंग से कहने लगे कि हम 32 हैं और तू तो अकेली है, अगर हम तुझे बाहर निकाल दे तो तू क्या कर लेगी। तो जीभ ने ऐसी बेहुदा बात पहली बार सुनी थी, तो उसने पहले तो हंसा और फिर कहा कि तुम दिखने में तो बिल्कुल सफेद हो, लेकिन अंदर से कपटी हो। कपटी का मतलब क्या होता है? चीट करने वाले, यानी बुरा सोचने वाले, किसी के बारे में छल करने वाले। तो ये बाहर से तो सफेद हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो ये दिखने में तो सफेद हैं, लेकिन अंदर से चीटर हैं, अंदर से किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। अब उसके बारे में यहाँ पर आगे क्या डिस्कशन होता है देखो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ।
वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। दांत ने जीभ को रिप्लाई किया कि ऊपर से तो तू दिखने में स्वच्छ है, जैसे कि ये टंग है, तो ऊपर से अगर आप टंग देखोगे तो बहुत ही अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। अगर आप टंग को डाउन साइड से देखो, आप अपनी टंग को उठाकर नीचे से देखो, डाउन साइड से देखो, तो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो वही वो उसको ताना दे रहे हैं, तो ऊपर से तो तू स्वच्छ दिख रही है, लेकिन अंदर से तू काले दूषित करने वाली जीभ है। मतलब दिखने के ऊपर, लुक के ऊपर उसको टॉन्टिंग की जा रही है। और ये दांत ने जीभ को कहा। और आगे कहते हैं कि वाचलता छोड़ अपनी औकात में रह। वाचलता का मतलब क्या होता है? मतलब बोल बचन करना, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि अब तू ज्यादा बोल रही है, तो ये ज्यादा बोलना छोड़ दे, अपनी औकात में रहे। अभी अगर आपको कोई कुछ कहे और आपके पास जवाब ना हो तो क्या कहते हैं कि चल ज्यादा मत बोल। तो इसी तरीके से दांतों ने जीभ से कहा कि वाचलता छोड़, ज्यादा बोलना बंद कर और अपनी औकात में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं। अब दांत, आपको पता है दांत तो हर किसी को चबा सकते हैं, तो जीभ जो है नरम होती है, उसको कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम तुझे चबा भी सकते हैं। ये मत भूल कि तू हमारे कृपा पर ही राज कर रही है। तो अब ये फिर से उन्होंने डोमिनेट करने का ट्राई किया। दांतों ने क्या कहा जीभ को कि तू हमारी ही कृपा पर, मतलब हम तुझे राज करने दे रहे हैं, इसीलिए तू राज कर पा रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा, मतलब ये दांत चबाते हैं तो आवाज आती है ना, कड़कड़ की आवाज आती है, जो किटकिट की आवाज आती है, तो उस तरीके से उन्होंने बहुत ही डोमिनेट करते हुए जीभ को ये धमकी दी। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, मतलब जीभ ने अपना कूलनेस कंटिन्यू रखा, वो भड़की नहीं, और उत्तर दिया कि दूसरों को जो चबाने के बारे में सोचते हैं, जो ऐसी लालच रखते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। आपको पता है दांत एक टाइम के बाद तो टूटते ही हैं, बचपन में भी टूटते हैं और एक उम्र के बाद में भी वो टूट ही जाते हैं। तो इसने रिप्लाई दिया कि जो दूसरों को चबाने की लालच रखते हैं वो खुद ही टूट जाते हैं, और जो सामने के दांत होते हैं, जो आपके फ्रंट वाले दांत होते हैं, वो जल्दी टूटते हैं। इस तरीके से उसने रिप्लाई दिया। और आगे उसने भी एक बहुत ही अच्छा टॉन्टिंग किया कि मनुष्य जब तक जवान होता है, जब तक उसका साथ देते हो, और वृद्धावस्था में यानी जब वो बूढ़ा हो जाता है तब तुम उनका साथ छोड़कर चले जाते हो। आगे देखो क्या होता है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। आगे क्या होता है, दाद भी अपने बड़ाई को कम नहीं करते हैं, वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी जड़ें जो है वो बड़ी मजबूत हैं, और हमसे बड़े बड़े लोग जो है वो डरते हैं। थरथराना यानी डरना। जीभ ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने का, झुकाने की क्षमता है। जीभ ने यह विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेक का मतलब क्या होता है? बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़ी चालाकी से कहा। क्या उत्तर दिया उसने? तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के अंदर ही है। मतलब अगर आप ताकतवर हो, नुकीले हो, तो तुम्हारा जो भी है वो मुंह के अंदर तक ही तुम सीमित हो। और इसने ये कहा कि विनम्रता से, यानी मैं बहुत ही हम्बल तरीके से कह रही हूँ कि मेरे अंदर, मतलब जीभ के अंदर पूरी दुनिया को प्रभावित, प्रभावित का मतलब क्या? इंप्रेस करना। किसी को भी इंप्रेस करना है तो आप अपनी जीभ, जबान से ही बात करते हैं ना। अपनी जीभ अगर ना हो, देखो वो लोग गूंगे होते हैं या तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो जीभ ने ये कहा कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ, इंप्रेस कर सकती हूँ, और झुकाने की भी ताकत है। अगर आप सही तरीके से बात करो तो लोगों को झुका भी सकते हो। तो ये उसने बड़े ही बुद्धिमानी से कहा। दांतों ने पुनः धमकी दी। अब दांतों के पास कुछ था नहीं कि रिप्लाई में क्या कहें, तो फिर से उन्होंने धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। मुंह के अंदर अगर आप देखो तो ऊपर भी दांत हैं और नीचे भी दांत हैं, और जीभ जो है वो बीच में है। तो उसको फिर से धमकी दी गई जीभ को कि हम तुझे घेरे हुए हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊंगी, दांत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो अब उसने क्या धमकी दी? जब ये लोग उसको डोमिनेट कर रहे थे तो उसने भी डोमिनेट किया। उसने कहा कि अब अगर आप चुप नहीं होगे तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। यानी जीभ कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला दूंगी, और वो एक एक करके सबको बाहर निकाल देगा, और मुझे तो वो टच भी नहीं करेगा। आपको पता है जब भी डेंटिस्ट जाते हैं तो डेंटिस्ट टंग को टच ही नहीं करता है, वो दांतों को ही चेक करता है, और दांत निकालना हो तब भी जीभ की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे तो वो टच भी नहीं करेगा और तुम लोग बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, यानी अब उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। निरुत्तर का मतलब नो आंसर। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं
शक्ति बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है लास्ट में कि किसी को पसंद नहीं शक्ति बयान में। अगर आप अपने बयान में यानी अगर आप बात करते हो और उसमें शक्ति रखते हो, आपकी बात में अगर डोमिनेंस है, शक्ति है, किसी को दबाने वाली बात करते हो, तो ये किसी को पसंद नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है किसी को पसंद नहीं शक्ति बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसीलिए आपकी जबान में हड्डी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जबान में हड्डी नहीं है। क्योंकि अगर आप बातों में शक्ति लाओगे तो वो हड्डी की तरह होगा, इसीलिए जबान में हड्डी नहीं है। तो लास्ट में घमंडी दांतों को ये समझ में आ जाता है और वो जीभ की इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं और चुप हो जाते हैं। तो यहाँ लास्ट में आपको क्या बताया गया कि घमंड नहीं करना चाहिए। सेकंड वाली स्टोरी में घमंड से रिलेटेड आपको बताया गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है।